नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करेंगे संस्कृत शिक्षण विधियाँ। बारी बारी से संस्कृत शिक्षण विधियों का जो पार्ट है इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों। और साथ में आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप सभी जो संस्कृत शिक्षण विधियाँ हैं इनके नोट्स भी अपने आप तैयार कर सकते हो। जैसे ही वीडियो देखते हो शॉर्ट के अंदर अपने नोट्स है वो तैयार करते जाइए दोस्तों। सरल और आसान और हिंदी के अंदर संस्कृत शिक्षण विधियां समझेंगे और अंत में हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिससे आपका संपूर्ण सिलेबस है जो संस्कृत शिक्षण विधियां हैं इनका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक जानकारी ये भी दे देता हूं कि जो ये पार्ट है ये चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी टेट, चाहे एच टेट या किसी भी राज्य टेट भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और सभी का मिला जुला इसके अंदर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों संपूर्ण शिक्षण विधियां अगर आप संस्कृत इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी संस्कृत शिक्षण विधियों की, जिसके अंदर आपको रोज के जो वीडियो रहेंगे उनकी लिस्ट मिलती जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों जो नोट्स है उसके हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। शानदार नोट्स है जो है संस्कृत शिक्षण विधियां वो संपूर्ण आपको मिल जाएगी दोस्तों। संस्कृत भाषा के विकास में विभिन्न शिक्षाविदों व शिक्षा आयोगों का योगदान हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत आयोग। और आप सभी को पता है संस्कृत आयोग से क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो शुरू करते हैं। 1956-57 केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन किया। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार ने संस्कृत आयोग का गठन कब किया था? 1 अक्टूबर 1956 में। ये याद रखना है दोस्तों, 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो पश्चिम बंगाल के थे इस आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सुनीति कुमार चटर्जी। अध्यक्ष सहित आयोग में 9 सदस्य थे। और दोस्तों ये सदस्यों वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। संस्कृत आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। इस आयोग में राजस्थान के किसी भी शिक्षाविद का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो यह भी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत आयोग के अंदर जो राजस्थान है इससे कोई भी शिक्षाविद नहीं था दोस्तों। आयोग के सदस्यों ने अक्टूबर 1957 में अपना द्वादश अध्यायात्मक यानी 12 अध्यायों से युक्त संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा कि संस्कृत आयोग की गठन कब हुआ। दूसरा आयोग की जो आयोग के सदस्य है उन्होंने उन्होंने निष्कर्ष निकाला और जो अपना प्रतिवेदन तैयार किया वो कब प्रस्तुत किया? तो अक्टूबर 1957 में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं संस्कृत आयोग के द्वारा प्रस्तुत मुख्य बिंदु क्या क्या थे। क्या क्या मुख्य बिंदु है जो संस्कृत आयोग के अंदर सदस्यों ने निकाले। पहला बिंदु ये था दोस्तों, माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इनको याद रखना है कि माध्यमिक विद्यालय है उनके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में जोड़ा जाए। संस्कृत शिक्षा को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो संस्कृत शिक्षा है इसके लिए आर्थिक सहायता भी पर्याप्त होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, संस्कृत के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए। ये संस्कृत आयोग का ही है दोस्तों कि संस्कृत आयोग ने कहा कि संस्कृत है उसके प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए। पारंपरिक तथा आधुनिक संस्कृत पठन पाठन की पद्धतियों को परिष्कृत किया जाए। पारंपरिक और आधुनिक, पारंपरिक जो चलती आ रही है और आधुनिक जो नई है, उन संस्कृत पठन पाठन की पद्धतियों यानी शिक्षण विधियों का क्या किया जाए, परिष्कृत किया जाए। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत विषय संशोधन किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अंदर संस्कृत विषय का संशोधन किया जाना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्कृत आयोग हमने देख लिया। आगे है 2 नंबर ऑप्शन है, डॉक्टर सीवी रमन महोदय ने कहा देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है कि किसने कहा कि देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए? तो किसने कहा था?
डॉक्टर सीवी रमन ने। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, किसने कहा। आगे चलते तीसरे पॉइंट की ओर। केंद्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा 1970 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की नई दिल्ली में स्थापना की गई, जिसका वर्तमान नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये जो 4 लाइन है, इनसे बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। केंद्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की जो नई दिल्ली में स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई, तो केंद्रीय संस्कृत परिषद के द्वारा। कब की गई, 1970 में। किसके सहयोग से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन या इसके सहयोग से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की नई दिल्ली में स्थापना की गई। वर्तमान में इसका नाम क्या है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग। दोस्तों हर एक नोट जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और साथ में अपने नोट्स है वो भी तैयार करते जाइए। धीरे धीरे संस्कृत शिक्षण विधियों के संपूर्ण नोट्स आपके साथ हो जाएंगे, जिसे आप आसानी से और कम समय के अंदर इनको समझ सकते हो दोस्तों। और ऐसी ही लैंग्वेज रहेगी जिससे आप आसानी से संस्कृत शिक्षण विधियां हैं इनको समझ सकते हो। क्योंकि दिक्कत कहां पर आती है, जहां पर आपको संपूर्ण शिक्षण विधियां संस्कृत में पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों आप हिंदी में पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहां पर देखेंगे, वहां पर हमें हिंदी में ले लेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, जो संस्कृत के क्वेश्चन है उनका हिंदी अनुवाद करके अगर एक एक को सोल्व करेंगे तो आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। विश्वविद्यालय आयोग 4 नवंबर 1948 1949। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहला क्वेश्चन है, पहली ही लाइन से क्वेश्चन बन रहा है कि किस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय आयोग को, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संस्कृत के क्षेत्र में इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 131वें पृष्ठ पर संस्कृत भाषा के बारे में उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय आयोग है जिसके संस्कृत, वापस देखते हैं, संस्कृत के क्षेत्र में इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 131वें पृष्ठ पर संस्कृत भाषा के बारे में उल्लेख किया कि माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान अनिवार्य होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वविद्यालय जो आयोग है उसने कहां पर संस्कृत भाषा के अनिवार्य रूप से स्थान की बात कही, तो माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आएगा हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मुदालियर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों इसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस वजह से इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए द्विभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। कौन सा, द्विभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। इस सूत्र के दोनों विकल्पों में शास्त्रीय भाषा का भी स्थान सुरक्षित किया गया। तो यह था मुदालियर आयोग दोस्तों, इसको लिख लो और इससे सीधा क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसकी स्थापना कब की गई, 1952, 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोठारी आयोग, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता रहता है। शिक्षा आयोग 1964 से 66, इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो कोठारी आयोग क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो कोठारी आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। कौन थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। इस वजह से इस शिक्षा आयोग को
कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन यहां पे आपके बनेगा कि शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1964 के अंतर्गत। कब किया गया? 1964 में। शिक्षा आयोग जो 1964 में बना उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे दोस्तों। ये दो क्वेश्चन बन गए। आगे देखते हैं कोठारी आयोग। आयोग ने यह तो निर्धारित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का विशिष्ट स्थान है, लेकिन इसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत के लिए पृथक स्थान नहीं दिया गया। तो जो कोठारी आयोग है इसके द्वारा क्या नहीं किया गया? जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर संस्कृत को स्थान तो दे दिया इन्होंने, लेकिन जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अंतर्गत क्या किया? संस्कृत के लिए अलग से इन्होंने क्या नहीं की? अलग से इन्होंने स्थान प्रस्तुत नहीं किया त्रिभाषा सूत्र में। यह है कोठारी आयोग दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कोठारी आयोग का, यही याद रखना। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। आगे चलते हैं। 7वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1986 की शिक्षा नीति में संस्कृत विषय प्रावधान, ये दो ये दोस्तों, एक तो बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक बनी थी शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी वो 1968 में बनी थी, और जो शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी 1986 में। ये दोनों की दोनों आपको याद रखनी है। इनके प्रावधान क्या क्या थे वो एक एक करके हम समझते हैं। पहला प्रावधान, संस्कृत ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। यहां पर साथ में ये दोस्तों ये तो संस्कृत ग्रंथ है उनका, जो भी संस्कृत ग्रंथ है उन सभी का अन्य भाषाएं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनके अंदर क्या किया जाना चाहिए? अनुवाद किया जाना चाहिए। दूसरा है विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय, बाकी सभी है जो उच्च प्राथमिक या प्राथमिक माध्यमिक स्तर की बात करते आए हैं सभी आयोग, जो लगभग थे माध्यमिक स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा नीति की प्रावधान था। तीसरा प्रावधान क्या था दोस्तों? तीसरा प्रावधान था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया, जिसको वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 यानी 10+2+3 10th, 12th और ग्रेजुएशन। 1989 में माध्यमिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा को अनिवार्य किया गया। हिंदी और अंग्रेजी दो हो गई और तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया, जिसके अनुसार हम जो संस्कृत थी इसको स्थान दिया गया, लेकिन वैकल्पिक स्थान दिया गया। इसके साथ अन्य भाषाओं को भी हम चॉइस कर सकते थे, जिसके अनुसार तृतीय भाषा में संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया। जो हमारी संस्कृत भाषा थी 1989 में इसको क्या किया गया? हिंदी और जो हिंदी और अंग्रेजी है उनको तो द्विभाषा मान लिया, और तृतीय भाषा के रूप में क्या किया गया कि सभी भाषाएं जोड़ दी गई और संस्कृत को भी उनमें जोड़ दिया गया कि आप चाहते हो तो संस्कृत का भी अध्ययन कर सकते हो। वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया। जब तक तृतीय भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की व्यवस्था नहीं होगी तब तक संस्कृत भाषा ही तृतीय भाषा के रूप में प्रचलित रहेगी। यहाँ पे साथ में ये क्या कहा गया कि जब तक अन्य भाषाओं को तृतीय भाषा है उसके अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है तब तक संस्कृत ही तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन करवाया जाएगा दोस्तों। यह थी शिक्षा नीति 1986। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये, इससे इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 नंबर है। इसमें क्या कहा गया कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है के कस्तूरीरंगन। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आएगा और नया क्वेश्चन है इस बार, तो इस बार एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा है वो कब तैयार हुआ? मई 2019 में मसौदा है वो तैयार हो चुका था और उसको सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा। आगे देखते हैं कि इसके अनुसार क्या किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 के स्थान पर
जो 10th प्लस 2 यानी कि हमारा 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं, ये जो सिस्टम चला आ रहा था 1986 1990 से, उसके स्थान पर नया सिस्टम लागू कर दिया गया 5 + 3 + 3 + 4, 5वीं 8वीं 11वीं और ग्रेजुएशन। शिक्षा प्रणाली के आधार पर 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस फॉर्मूले के आधार पर क्या की जाएगी? शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह जो नया है वो देश में लागू भी इसको कर दिया गया है। आपने सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा। आगे चलते हैं। 1988 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति के द्वारा तृतीय भाषा के रूप में परिगणित 27 भाषाओं की सूची में से संस्कृत भाषा को निष्कासित कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। किस समिति ने तृतीय भाषा के रूप में जो भाषाएं थी उनमें से संस्कृत को निष्कासित किया? तो केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति है, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति। 1988 में इसने क्या किया? तृतीय भाषा के रूप में जो 27 भाषाएं थी उनमें से संस्कृत भाषा को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को 17 मार्च 1989 में निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय है, उसने इस आदेश को 1989 में क्या कर दिया? फिर से निरस्त कर दिया कि यह आदेश सही नहीं है। आगे चलते हैं। 6 नंबर है दोस्तों, राममूर्ति आयोग। 1990 में शिक्षाविद राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित आयोग ने संस्कृत के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया। तो राममूर्ति आयोग है दोस्तों, इसने संस्कृत, जो हमारी संस्कृत शिक्षा है, इस पर, इसके अध्ययन या अध्यापन पर विशेष बल दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम में अवश्य होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन है जो आपके सामने रहेगा। किसने बल दिया था? किसने बल दिया था कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम में आवश्यक है? किसने बल दिया था? राममूर्ति आयोग ने। राममूर्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षाविद राममूर्ति। कब बना था? 1990 में। ये 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। चलते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर है दोस्तों, 7 नंबर है जो है 1948 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा मूल्यांकन में सूची अभिलेख पत्र प्रायोगिक, मौखिक तथा लिखित परीक्षा की अनुशंसा की गई। इसको इंपॉर्टेंट करके आप समझ सकते हैं दोस्तों। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा मूल्यांकन के अंतर्गत सूची अभिलेख पत्र में प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा की अनुशंसा की गई थी। तो सबसे पहले प्रायोगिक है, मौखिक है या लिखित है परीक्षा की अनुशंसा कब की गई? किस समिति के द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 1948 में की गई थी। यह एक क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। 8 नंबर है दोस्तों, 1 सितंबर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई। और इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनता नहीं है आपके लिए। NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को। सीधा भी पूछा जा सकता है, 1961 को NCERT की स्थापना हुई। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। आगे चलते हैं। 9 नंबर है दोस्तों, 1971 में VKRV राव समिति ने आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन का प्रमाण पत्रों में पृथक अंकन के निर्देश दिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है और जो बाह्य मूल्यांकन होता है, उनके जो प्रमाण पत्र होते हैं उनमें पृथक अंक देने का निर्देश VKRV राव समिति ने 1971 में दिए थे। 10 नंबर है, 1975 में NCERT ने आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया। तो 1975 के अंतर्गत NCERT ने किस मूल्यांकन पर बल दिया था? आंतरिक मूल्यांकन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आंतरिक मूल्यांकन वाला। 1975 में NCERT ने इस पर बल दिया था। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 11 नंबर की ओर। वर्तमान में शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यांकन के लिए ग्रेड प्रणाली अर्थात परिष्कृत पद्धति को उपयुक्त माना है। तो वर्तमान में आप सभी को पता है कि ग्रेड प्रणाली है जो मूल्यांकन में चलने लग गई है और चलती भी रहेगी दोस्तों, क्योंकि सबसे बेस्ट इसको माना जा रहा है। तो दोस्तों ये थे संस्कृत के अंदर
जो शिक्षाविद है, संस्कृत शिक्षाविद, उनका योगदान। इनसे 2 या 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन है बनकर आ सकता है, तो एक बार इनको आप शॉर्ट के अंदर अपने नोट्सों में जरूर लिखें। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो रहेंगे संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। संस्कृत श्लेषणात्मिका भाषा है जिसमें शब्द के साथ उसके परसर्ग कारक चिन्ह भी जुड़े हुए हैं। संस्कृत है जो संश्लेषणात्मिका भाषा है। कैसी है? संश्लेषणात्मिका भाषा है जिसमें शब्द के साथ परसर्ग यानी कारक चिन्ह भी जुड़े हुए हैं। ये व्याकरण निष्ठ भाषा है। ये कैसी है? व्याकरण निष्ठ भाषा है। संस्कृत भाषा का शिक्षण अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। संस्कृत शिक्षक को अधोलिखित शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला चलते हैं दोस्तों। पहला सिद्धांत है संस्कृत भाषा का, वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। एक सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप कितनी भी क्लासें ले लो, जब तक आपके सामने बोलकर आपको बताया जाएगा, बोर्ड पर आपको कोई चीज समझाई जाएगी, तो उतनी समझ में नहीं आएगी जब तक थ्योरी आपके सामने होगी और थ्योरी को बोलकर समझाया जाएगा। इसलिए मैं बोर्ड की क्लासें न लेकर थ्योरी की क्लासें आपके सामने लेकर आया हूं। इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, समझ भी सकते हो, और कल को आपको पीडीएफ भी इनकी है जो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। 3 फायदे एक तरीके से, और क्वेश्चन भी आपका कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों, स्वाभाविकता का सिद्धांत देखते हैं क्या है ये स्वाभाविकता का। स्वाभाविकता के सिद्धांत को प्रकृतिवादी तथा नैसर्गिकी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन बन गया, स्वाभाविकता के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवादी सिद्धांत, नैसर्गिकी सिद्धांत। बालक मातृभाषा को सरलता से सीखता है। बालक है जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा, उसको सरलता से सीखता है, क्योंकि भाषा सीखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक एवं अर्थात जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यह याद रखना, भाषा सीखना है, जन्मजात है, अर्जित है, तो ये क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है दोस्तों। तो बालक है जो कौन सी भाषा सरलता से सीखता है? मातृभाषा सरलता से सीखता है। जैसे जैसे बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, उसी क्रम में उसके मौखिक ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, उसी क्रम में उसके मौखिक ज्ञान में वृद्धि होती है। किसी भी भाषा को सीखने में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, इन चारों कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम होता है। और यह आप सभी को पता है दोस्तों, ये बातें हैं स्वाभाविकता के जो सिद्धांत है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कोई सी भी बात हम सीखें, उसमें श्रवण हो, भाषण हो, पठन हो या लेखन हो, ये जो 4 कौशल है, इनका एक क्रम हमारे सामने निश्चित होगा। कोई सी भी बात आप देख लेना। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हेराल्ड ई पामर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बल दिया। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड ई पामर। कौन है? हेराल्ड ई पामर। ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी, इसमें किस पर बल दिया गया है? तो भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर। आगे देखते हैं, अतः विद्यालय में सरल श्लोक तथा बाल गीतों का सस्वर वाचन करवाना चाहिए। सरल श्लोक, बाल गीतों का सस्वर वाचन करवाना चाहिए, जिससे क्या है, बालक है जो भाषा सीखने में उनको सहायता मिलती है। दूसरा सिद्धांत है वो है हमारे रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में क्या कहा गया है वो देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है वह उस विषय को पढ़ने के लिए अधिक तत्पर होता है। रुचि के सिद्धांत को आप समझिए। अगर आपको किसी दोस्त से बात करने में रुचि है तो आप उससे गहरी दोस्ती रखोगे, और जिससे आपको कोई भी दोस्त है जिससे आपको बात करने में रुचि नहीं है तो आप उससे रुचि या उससे गहरी दोस्ती नहीं रखोगे। मतलब जिसमें आपको रुचि होगी वो आप अच्छी तरह क्या कर सकोगे? पढ़ सकोगे, सीख सकोगे।
इसी प्रकार इसको हम विषय पर लागू करें तो जिस विषय में आपकी रुचि बढ़ेगी उस विषय को आप अधिक तत्पर होकर क्या करोगे, तैयार करोगे, उसको पढ़ोगे। इसलिए विषय वस्तु को रुचिपूर्वक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो विषय वस्तु है उसको रुचिपूर्वक ढंग से क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। पिनसेट, यह इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेना पहले। पिनसेट नामक शिक्षाविद ने रुचि के सिद्धांत पर बल देते हुए अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स में लिखा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापस मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको। पिनसेट ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये पहली तो आपकी हो गई ये चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज दोस्तों, उन्होंने क्या कहा अपनी पुस्तक में, क्या कहा पिनसेट ने, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, किस वैज्ञानिक ने कहा, किस शिक्षाविद ने कहा, तो किसने कहा, पिनसेट ने। किस पुस्तक में कहा, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स। पुस्तक का क्या नाम है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। आगे देखते हैं दोस्तों। अतः अध्यापक को अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण तथा श्लोकों का सस्वर वाचन आदि के द्वारा संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए। तो यह है कि जो संस्कृत शिक्षण है इसको रुचिकर कैसे बनाया जाए, और रुचिकर अगर बनाया जाएगा तो संस्कृत शिक्षण को हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मैं हिंदी में लेकर आया हूँ, अगर यहाँ पर मैं संस्कृत में लेकर आ जाता तो आपको पहली बात है कि जैसे आप वीडियो शुरू करते तो आपको संस्कृत दिखाई देती तो उससे आप डर जाते, जबकि हिंदी में तो आपने सोचा कि चलो इस वीडियो को देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें मिलेगा। और हिंदी में जैसे जैसे आपको मिलता गया आप क्या करते गए, वीडियो देखते गए, आपको समझ में आता जाएगा। एक दिन नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में पूरा की पूरी जो जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। ये क्या होता है दोस्तों, रुचिकर बनाने का तरीका होता है। ये था रुचि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत देखते हैं, क्रियाशीलता तथा अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा है, क्रियाशीलता तथा अभ्यास का सिद्धांत। देखते हैं, जिस प्रकार अन्य कलाओं में कुशलता के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संस्कृत भाषा के लिए भी अभ्यास का विशेष महत्व है। यहां पर देखिए क्रियाशीलता, यहां पर देखिए अभ्यास, अभ्यास का सिद्धांत। दोस्तों एक बात समझिए, आप कोई भी चीज बना रहे हो, आप एक क्या बना रहे हो, फोटो बना रहे हो, अपनी तस्वीर बना रहे हो, अपनी पेंसिल लेके बैठ गए, पहली बार बनाओगे आप नहीं बना पाओगे, दूसरी बार बनाओगे नहीं बना पाओगे। अगर आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या करोगे, आप सेम हुबहू आपकी तस्वीर बना लोगे। ये क्या होता है, अभ्यास। और यहां पर क्या लिखा गया है, जिस प्रकार अन्य कलाओं में कुशलता के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संस्कृत भाषा के लिए भी अभ्यास का विशेष महत्व होता है। तो समझ में आ गया होगा अभ्यास का सिद्धांत क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों, पतंजलि ने अभ्यास के लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं को महत्व माना। कौन कौन से महत्व माना वो देखते हैं। रुचिपूर्वक अभ्यास, अगर आप कोई अभ्यास कर रहे हैं उसमें अगर आपकी रुचि है तो वो अभ्यास आपके लिए बहुत मायने रखेगा और आपको उसको करने में भी क्या आएगा, मजा आएगा। दूसरा है निरंतर यानी सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अगर आप किसी काम को निरंतर करते जाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। आपका ये पहला वीडियो है मेरी संस्कृत शिक्षण विधियों का, पहली क्लास है। अगर आपने ये देखा और आगे वाले नहीं देखे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप निरंतर देखोगे, रुचिपूर्वक इन क्लासों को, मेरी क्लासों को देखोगे तो विश्वास में पहले ही दिला रहा हूं कि क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होने दूंगा। तीसरा है दोस्तों वैराग्यम। वैराग्यम क्या होता है, अभ्यास में बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य। थोरनडाइक के प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के 3 नियम भी इसी में सम्मिलित है। वैराग्य में आपने थोरनडाइक के जो 3 नियम है, गौण नियम, मुख्य नियम, वो आपने पढ़े होंगे, वो इसी पर नियम है।
जो प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, ये नियम है जो वैराग्य में सम्मिलित है। तो थोरनडाइक का प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के जो 3 नियम है, मुख्य नियम है, सम्मिलित है। इसलिए जटिल वाक्यों का उच्चारण अभ्यास, जटिल वाक्य है उनका, इसलिए जटिल वाक्यों का उच्चारण अभ्यास, व्याकरण संबंधी त्रुटियों का निवारण, सहस्वर वाचन का अभ्यास आदि के इस सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपका जो अभ्यास है या अनुकरण का जो सिद्धांत है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा हमारा सिद्धांत है वो है अनुपात का सिद्धांत। अनुपात का सिद्धांत क्या कहता है? अनुपात या क्रम का सिद्धांत देखते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों में उचित अनुपात होना चाहिए। आपके जो उद्देश्य हैं, आपके जो पढ़ने का समय है, उनके अंदर आपका क्या होना चाहिए? अनुपात होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सबसे पहले पढ़ी संधि, संधि के बाद आप सीधे किस में चले गए? आप संस्कृत अनुवाद में चले गए। संस्कृत अनुवाद के बाद में आप क्या पढ़ रहे हो? फिर आप पढ़ रहे हो जो आपकी है शब्द रूप। तो दोस्तों ये क्या, एक अनुपात नहीं बैठेगा आपका और न ही आपका क्रम बैठेगा। कैसे? कि जब आप संस्कृत अनुवाद करने जाओगे तो आपको शब्द रूप, लकार, सर्वनाम, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जबकि आप सबसे पहले चले जाओगे तो ये गलत है। यही सिद्धांत कहता है कि आपका अनुपात और क्रम है वो निश्चित होना चाहिए। उन उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानसिक विकास को तीव्र गति प्रदान करता है। यह सिद्धांत है जो मानसिक विकास को क्या करता है? तीव्र गति। क्रम और अनुपात का सिद्धांत है, गति प्रदान करता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। और जो हमारे 4 कौशल है, इनमें सबसे पहले आपको जो मौखिक कार्य है, जो मौखिक वाचन है, इस पर आपको क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। चलते हैं दोस्तों 5वें सिद्धांत की ओर। और 5वां हमारा सिद्धांत है वो है मौखिक कार्य का सिद्धांत। बालक सर्वप्रथम, यहां पर सर्वप्रथम है दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा को सुनता है, तत्पश्चात अनुकरण करके बोलने का प्रयास करता है। जिस प्रकार दोस्तों कोई भी चीज़ हो, अगर मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूं तो आप सबसे पहले सुनोगे, देखोगे और फिर ही आप इनको बोल सकते हो या बोलने का प्रयास करोगे। तो मौखिक कार्य का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझते हैं दोस्तों। मौखिक कार्य का जो सिद्धांत है हमारा, वो कहता है कि बालक सर्वप्रथम भाषा को सुनता है, तत्पश्चात अनुकरण करके बोलने का प्रयास करता है। इसलिए पहले मौखिक कार्य, तत्पश्चात लिखित कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? मौखिक कार्य करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? लिखित कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में समझने की दृष्टि से श्रवण को महत्वपूर्ण माना और कहा भी है, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्द है प्रसिद्ध है। संसार में शब्द का अर्थ श्रवण ही है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में, किसमें? मीमांसा दर्शन में समझने की दृष्टि से श्रवण को महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। आगे चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। आगे है ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में भाषा कौशल के विषय में लिखा गया है, अग्निवाक भूत्वा मुखम प्राविष्ट है, अर्थात अग्नि वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर गई। अग्नि वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर गई, किसमें लिखा गया? ऋग्वेद में। तो दोस्तों आज हम इतना ही देखेंगे। बाकी हम जो सिद्धांत है उनके बारे में और जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में निरंतर आगे हम पढ़ते रहेंगे। लंबा वीडियो बोर करने लग जाता है, तो दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, कमेंट करके आप ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, या समझाने में कुछ कमी है। जो भी कमी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका समाधान अगले वीडियो में हम ज़रूर करेंगे। और एक अनुरोध यह है कि एक बार आप सभी अगर सीटेट, रीट, यूपी टेट, किसी भी राज्य की टेट भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने ग्रुपों के अंदर इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।